फिर से वो वीडियो चला के दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हों, एक बार फिर से वो वीडियो देख लीजिए। एक एक फ्रेम के जरिए आपको वीडियो समझा देते हैं। फिर मैं आता हूं आप सभी लोगों के पास, आखिर ये मामला क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सनसनीखेज वीडियो, बहुत चौंकाने वाला वीडियो, बहुत बड़े सवाल खड़े करने वाला वीडियो। ये देखिए, ये वीडियो है 12 फरवरी का बरेली जेल का, जहां पर कुछ लोग जा रहे हैं जेल के अंदर। दरअसल ये उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स हैं। गुलाम हसन को आप देख रहे हैं, जो काली जैकेट पहने, चश्मा लगाए, सबसे आगे दिख रहा है। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम को आप देख रहे हैं, जो कि बम फेंकता उमेश पाल की हत्या के दिन नजर आया था। उसके बाद आप देखिए तीसरे नंबर पर उस्मान आपको दिख रहा है, जो उस दिन शूट करते हुए नजर आया था, शूटर था, और इसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। असद अहमद, जो कि अतीक का बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये उस दिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, ये भी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया झांसी में। गुलाम भी असद के साथ उसी दिन झांसी में मारा गया। 3 लोग इसमें ऐसे हैं जिनके बारे में अभी पहचान नहीं हो पा रही है कि ये लोग कौन है, ये लोग कहां से आए। गुड्डू मुस्लिम फरार है, अभी तक इसके बारे में पुलिस को तमाम तरह की जानकारियां मिलती हैं, यहां देखा गया, वहां देखा गया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा नहीं है। उस्मान को पुलिस ने सबसे पहले ढेर किया था एनकाउंटर में। असद अहमद, अतीक का बेटा, यह भी एनकाउंटर में मारा गया था झांसी में। ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, 12 फरवरी बरेली जेल की, 24 फरवरी प्रयागराज की सड़कों की। दिन दहाड़े जहां उमेश पाल के घर के पास उनको गोली मार दी गई थी, बम फेंके गए थे उनके ऊपर। ये देखिए, इसमें हर वो शख्स जो उस दिन दिखा था 24 फरवरी को, वो 12 तारीख की इस फुटेज में भी दिख रहा है। अब सवाल यही है विक्रम सर, क्या ये माने, अब तो ये फुटेज दोनों देखिए सर, राइटिंग ऑन द वॉल है ये। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो अब साफ दिख रहा है सर कि ये पूरी साजिश बरेली जेल में ही रची गई। निसंदेह गौरव जी, अब तो किसी तरह के कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आपके 6 व्यक्ति जिनको आपने नामित किया, मैं नाम दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये 6 वहां 24 फरवरी की शूटआउट में थे। उसमें से कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये 3 जिनके बारे में संदेह, और सर एक जानकारी और आ रही है, सर एक जानकारी और आ रही है, 2 से सवा 2 घंटे, 11 से 3 के बीच ये मुलाकात हुई है, सवा 2 घंटे ये लोग जेल में रहे हैं। क्या ये संभव है 9 लोगों का संडे के दिन, जिस दिन किसी का मिलना वहां पर मान्य नहीं है, जो मिल नहीं सकते, उसी दिन सवा 2 घंटे ये लोग वहां रहकर आए हों और किसी को पता ना हो? नियमों के बिल्कुल विपरीत, और ये एक षड्यंत्र के तहत और अपराधियों को मदद करने की नियत और उद्देश्य से पूरी तरीके से ये षड्यंत्र वहां रचा गया है। और ये 3, अगर 6 उस षड्यंत्र में शामिल थे, तो ये 3 बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये भी अंदर के ही हैं, इसी षड्यंत्र में शामिल है। क्योंकि षड्यंत्र में शामिल ना होते तो हत्या के साजिश में बाहरी व्यक्ति नहीं रहता है, वही होता है जो हत्या में शामिल होता है। तो ये 3 भी इसी में शामिल थे। अब इनका चिन्हीकरण, मुझे पूरा विश्वास है कि सदाकत और अन्य के जरिए पुलिस ने अपनी सुरागरसी से इनको चिन्हित कर लिया होगा और अपनी कार्रवाई कर रहे होंगे। एक क्योंकि इस पूरे मामले में एक एंगल और है विक्रम सर, मैं चाहता हूं उस पर भी आप बात करिए। एक एंगल ये है, जैसे पंकज भी बता रहे थे अभी, कि गुड्डू मुस्लिम ने हो सकता है दगाबाजी की है, गुड्डू मुस्लिम ने यहाँ पर बेट्रेल किया है, गद्दारी की है। उस दिन भी अशरफ जब बोल रहा था, जिस दिन उसकी हत्या कर दी गई, उस दिन वो गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था, लेकिन उसके आगे वो कुछ बोल नहीं सका। तो क्या ये जो 3 लोग हैं, इनका भी कोई कनेक्शन अतीक और अशरफ की हत्या से हो सकता है? लाइकली नहीं है, क्योंकि जब ये गए थे तो फोकस पे 24 की घटना थी। 24 की घटना की अगर तैयारी 6 लोग कर रहे थे, तो जाहिर है कि ये 3 जो बाकी 6 जो कि अभी अज्ञात हैं, वो भी उसी 24 की घटना के लिए गए थे। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद, 24 के बाद, हमें लगता है कि आंतरिक समीकरण में कुछ खींचातानी हुई, और गैंग में अक्सर ऐसा होता है कि विरोध और आपस में पारस्परिक मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव के बाद क्या डायनेमिक्स बदलती है गैंग की, फिर उसमें आपस में इस पर निर्भर करता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में शोहरत आम यही है कि उसके पास ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं, और उसके बारे में ये भी सूचना है कि वो इनकी मुखालफत करने लगा। और डायनेमिक्स बाद में डकैत गिरोहों में भी यही होता था, अन्य ऐसे अपराधी गिरोह में होता था कि जब माल ज्यादा हाथ आने की बात आती थी, तो आंतरिक खींचातानी में इस प्रकार के पार्टीशन और इस प्रकार के मतभेद सामने आते थे। उसके हिसाब से लोग अपना काम करते थे। ठीक है, अब समय क्योंकि कम है, जल्दी से सबके पास जाते हैं। पहले जैन साहब आपके पास आता हूं। जैन साहब, एक सिलसिलेवार तरीके से खाका खींच दीजिए हमारे व्यूअर्स के सामने कि अब यहां से आगे क्या होना चाहिए। देखिए, ये तो एसआईटी बनी हुई है, जुडिशियल कमीशन भी फॉर्म्ड है, सब कार्रवाइयां इस पे चल रही हैं। कहाँ पे गए, पहले साबरमती जेल से व्हाट्सएप चैट से कैसे अप्रूवल लिया गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अप्रूवल इसका अतीक नहीं दिया होगा। उसके बाद फाइनल डिटेल्स
ये बरेली जेल में चॉकआउट हुई होगी और अशरफ को टास्क दिया गया होगा कि आप सबका जो है रोल निर्धारित करें और उसको तय करें कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाना है। जो आपने कहा कि ये 3 व्यक्ति जो पीछे दिख रहे हैं ये कौन है, इनका चिन्हीकरण नितांत आवश्यक है, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब इस प्रकार का 2 गनर भी जिसमें मारे जाते हैं उसमें पूरी तैयारी रहती है, पूरा बैकअप रहता है। हो सकता है वो बैकअप में हो सकता है कि वो गाड़ी चलाने में, वाहन उपलब्ध कराने में, वेपन उपलब्ध कराने में और मदद करने में उपलब्ध रहे हों वहां पर मौके पे। उनका चिन्हीकरण भी होना चाहिए। और जैसा सर ने कहा, जब मर्डर की प्लानिंग होती है तो कोई बाहरी व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं होता है। ये 9 के 9 उसमें सम्मिलित रहे होंगे। ये हो नहीं सकता कि वो बाहरी व्यक्तियों को लेकर अंदर 2.25 घंटे बैठे और वो भी पूरे राजदार बन जाएं पूरे घटनाक्रम के। ये संभव नहीं है। ये बहुत करीबी कोई लोग हैं और इनका भी इन्वॉल्वमेंट निकल कर आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज की पुलिस SIT इनके इन्वॉल्वमेंट को खोज निकालेगी। मैं पंकज के पास जाना चाहूंगा। ठीक बात कर रहे हैं सर आप, लेकिन पंकज, क्या इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है, एक और ब्रॉडर क्वेश्चन? क्या आप किसी को चाहे जिला से दूसरी जेल भेज दीजिए, चाहे राज्य से दूसरी जेल भेज दीजिए, जेलों में जो अपराध का, जो जरायम का जो पूरा एक हेडक्वार्टर टाइप का चल रहा है, वहां आप जेल में बैठकर देखिए, लोग जो उमेश पाल के हत्यारे वो तो जेल के अंदर तक पहुंच गए। जेलों के ऊपर, उनकी सुरक्षा पर और उनकी कार्यशैली पर कितने बड़े सवाल खड़े करती है ये फुटेज? देखिए, पहले तो हालात बहुत बदले हुए थे। हमने अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में देखा है कि जेल के अंदर में बिहार से लेकर यूपी तक क्या क्या होता था। हाँ। लेकिन अभी हाल की जो 2 घटनाएं हुई, एक जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए साबरमती जेल में रहते हुए भी अतीक फोन से बातें करता था, वो भी मुलाकातें करता था। हाँ। मुख्तार अंसारी के बेटे के मामले में भी हुआ है। लेकिन इन सारे मामलों में कार्रवाइयाँ हुई है और बहुत कठोर कार्रवाई हुई है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जेलों के हालात पहले से बेहतर होंगे।